हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त मेरे साथ है रजत सर। और रजत सर अगर हमारे साथ हो तो आप समझ सकते हैं कि सवालों का पिटारा मेरे पास है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट्स आ रहे हैं 4 राज्यों के, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति है शायद जो चौंके नहीं है, वो है रजत सर, क्योंकि सुबह मुझे मौका मिला सर के साथ शो करने का। और जो एग्जिट पोल्स आए थे, सब लोग एग्जिट पोल को लेकर बात कर रहे थे, हम भी मान रहे थे हाँ एग्जिट पोल सही होगा, लेकिन रजत सर थे जिन्होंने प्रिडिक्शन किया था। प्रिडिक्शन क्या, पहले आपको बताता हूँ। सर ने कहा कि जो 4 राज्य हैं उनमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान बीजेपी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, हमने भी सुना, हमें लगा कि अच्छा सर ने अगर बोला है तो पक्का होने जा रहा है। हमारी नज़र लग गई उसके बाद जो टैलीज चल रही थी। फिर आते आते सर वो वक्त आ ही गया जब आपकी प्रेडिक्शन सही हुई। इतनी एक्यूरेसी कैसे हो गई? देखिए, अनुभव से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इतने वर्षों से 40 साल से मैं चुनावों को देख रहा हूँ, नेताओं को आते जाते कैंपेन करते, तो एक गट होता है। और पहला लेसन तो ये है कि एग्जिट पोल देख करके कभी भी मिठाई नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल में कभी भी, इतना बड़ा देश है, एक एक प्रदेश इतना बड़ा है, हम हमेशा सोचते हैं कि जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में पोल होते हैं, एक्यूरेट हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं हो सकता और कभी होता ही नहीं है। और इसमें गट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादा काम करती है सर। लेकिन इतनी एक्यूरेसी मैंने कितने सारे जो पोल पंडित्स हैं, सबके सेफोलॉजिस्ट पढ़ रहा था आर्टिकल्स, और उनको देख के लग रहा था अच्छा हाँ वो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल ही सही जा रहा है, एग्जिट पोल भी ऐसा ही जा रहा है। लेकिन आपने कौन सी चीज़ देख ली जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ही नहीं समझ पाए? मुझे लगता है पब्लिक की नब्ज़ क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्यों किसी के खिलाफ वोट करेंगे, क्यों किसी के सपोर्ट में वोट करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक बात फैला दी गई कि इनका चेहरा देख करके लोग उकता गए हैं, फटीक आ गया है, 18 साल से ये चीफ मिनिस्टर हैं, अब किसी और को देखना चाहते हैं। अब मैंने अपने मन में सोचा, क्या लोग वाकई में उकता गए हैं? क्यों उकता गए हैं? क्या लोग शिवराज सिंह से नाराज़ हैं? अगर नाराज़ हैं तो उनकी सभाओं में इतनी भीड़ कैसे आती है, इतना उत्साह लोगों में कैसे दिखाई देता है? और फिर अगर मान लो चेहरा नहीं पसंद है, बदलना चाहते हैं, तो जो वैकल्पिक चेहरा है वो क्या है? कमलनाथ। तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, जनता का नाराज़गी नहीं है। और फिर शिवराज सिंह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इससे एक अंदाज़ा लगा कि इस तरह की बात कहना कि उकता गए हैं, फटीक हो गया है, और ये पुराने ज़माने की जो परंपरागत तरीके हैं एनालाइज करने के, वो हैं। अच्छा सर, इसमें मध्य प्रदेश की बात हो रही है, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा भी था ऑन एयर, कि कई सारे बड़े चेहरों को उतारा गया और उसको लेकर लोगों ने नैरेटिव गढ़ा कि इसका मतलब ये है कि शिवराज का चेहरा नहीं चल रहा है, इसी वजह से इतने सारे बड़े चेहरों को उतारा गया। लेकिन वो भी फेल हो गया पूरी तरह से, और आपकी बात सही रही जो भी आपने बताई। देखो, जिन चेहरों को उतारा गया, चाहे वो उसमें तोमर हो, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, या प्रहलाद, तो जितने भी ये लोग हैं, अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बहुत 18 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छा विनम्र हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, अहंकार नहीं है, काम किया है, संगठन को जानते हैं अच्छी तरह से, एक महिलाओं में अपनी एक इमेज उन्होंने क्रिएट की है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ इमेज क्रिएट करने के चक्कर में रहेंगे, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ग्राउंड पर वो नहीं होगा, तो आज के लोग भरोसा नहीं करते। और ये सबसे पहले हमने देखा था गुजरात में, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो वो बार बार चुनाव इसलिए जीतते थे क्योंकि वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा भी था, मैं लोगों से कहता हूँ मैंने अच्छी सड़कें बनवा दी, या मैंने अच्छे रेलवे स्टेशन बनवा दिए, या अच्छे बस स्टैंड बनवा दिए, या मैंने जो 3 व्हीलर है उसको इम्प्रूव कर दिया, काइट का फेस्टिवल शुरू कर। लोग ये देख सकते हैं ना, अच्छी सड़क बनी कि नहीं बनी, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वह भरोसा नहीं करेंगे। तो ये भरोसा, और शिवराज सिंह चौहान में ये मैंने देखा, उन्होंने ये भरोसा लोगों का जीता। सर आपका एक बोलते ना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हम तो उसके आधे भी अभी नहीं पहुंच पाए हैं, आपसे सीख रहे हैं। लेकिन आप कैसे सर समझ लेते हैं कि जब कोई मंत्री दावा करता है और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है, कमलनाथ दावा करते हैं या शिवराज सिंह दावा कर रहा है, किसके दावे में कितना दम है और कितना सही है? दावों पर मैं कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि दावा तो उनको करना ही करना है। अब कमलनाथ ये थोड़ी कहेंगे मैं हारने वाला हूँ, वो कहेंगे मैं जीतने वाला हूँ, 2/3 मेजोरिटी से जीतने वाला हूँ। शिवराज सिंह चौहान भी नहीं कहेंगे मैं हारने वाला हूँ, कोई नहीं कहेगा। भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है तेलंगाना में उनकी 7-8 सीटों से ज़्यादा नहीं आने वाली हैं, वो भी कह रहे थे हम यहाँ सरकार बनाने वाले। तो ये
एक परंपरा सी है, पुराना तरीका बन गया है। मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए, लोगों को साफ साफ बोलना चाहिए कि भाई यहाँ हमारा नहीं है तो नहीं है। लेकिन अब अगर तमिलनाडु में चुनाव होगा तो बीजेपी कहेगी हम यहाँ सरकार बना रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव्स हैं, इन नैरेटिव्स की वजह से आसान है समझना कि मैं तो किसी के दावे पर विश्वास नहीं करता। अच्छा सर, जब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं किया गया एज सीएम, तब आपको कैसे लगा कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो सही लाइन पे जा रही है? क्योंकि कई लोगों ने, आपने देखा होगा, लिखा था कि बीजेपी शायद हो सकता है गलत कदम उठा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपको कभी मैंने नहीं देखा कि आपने उस नैरेटिव को पकड़ा हो। क्योंकि टेक्निकली कहा होगा कि प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, टेक्निकली शिवराज सिंह को कहा कि हो सकता है हम आपको मुख्यमंत्री ना बनाएं, टेक्निकली उनको कहा होगा कि आप हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। लेकिन पब्लिक माइंड में भी तो देखना पड़ेगा, पब्लिक क्या देख रही है। शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ, दूसरा कोई नाम तो था नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं, जो कहा क्या जा रहा है और किया क्या जा रहा है उसमें फ़र्क होता है। बिटवीन द लाइंस जो आपकी सबसे हमेशा आप करते हैं। सर, अब आते हैं राजस्थान की ओर, एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टेट जहाँ लास्ट तक लग रहा था कि कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। आपको मैंने देखा था, आपने कहा था कि इंतज़ार करो, ये टैली अभी जाएगी। राजस्थान में सर क्या लगता है कि आपको किस चीज़ ने बिल्कुल श्योर कर दिया था कि हाँ ये हो रहा है? देखिए, राजस्थान में कई महीने से दिखाई दे रहा था कि देश की जनता, राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के खिलाफ वोट देगी, राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ वोट देगी। बहुत सारे इश्यूज थे जिनका बार बार इलेक्शन में जिक्र हुआ है। बीजेपी अगर पहले वसुंधरा राजे को अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर देती, तय कर देती उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, तो बीजेपी को 150 सीटें मिलती। ये जो आज 114, 113 पर अटकी है, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपना लीडर डिक्लेयर नहीं किया। अब जैसे शिवराज मध्य प्रदेश में है, ऐसे ही वसुंधरा राजे राजस्थान में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। 5 साल में बहुत सारे लीडर्स को इकट्ठा खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई उस कद तक नहीं पहुंच पाया। वसुंधरा राजे से पार्टी की बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, किसी की सुनती नहीं है, सबको साथ लेकर चलती है, एरोगेंट है, वो सब बातें अलग हैं। चुनाव तो वो जिता सकती है। अब आपको ये तय करना है कि आपको चुनाव जीतना है, और फिर आखिरी फेज में ये किया, वसुंधरा को फ्री हैंड दिया, उनके लोगों को टिकट दिया, उनको कैंपेन में लीड करने दिया, और उसका नतीजा हुआ वो चुनाव जीते। अशोक गहलोत को हमने देखा जितने सर कॉन्फिडेंटली आ रहे थे, आज की बात भी मैं देख रहा था, लेकिन आपके जो कमेंट्स होते उसमें क्लियर होता था कि आपको उतना भरोसा नहीं है, आप जानते हैं कि अभी बस बचाओ इलेक्शंस। ये सर मतलब आपने कैसे सोचा कि, या फिर आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपने पॉइंट आउट कर लिए होंगे, जो हम दर्शक भी जानना चाहते होंगे ना कि नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा, फाइट है यहाँ पर, अभी मैच बाकी है? देखो, अशोक गहलोत का 5 साल का कार्यकाल देखिए। पहले 2-2.5 साल तो उनके सचिन पायलट की लड़ाई में निकल गए, कुछ कर नहीं पाए। फिर उसके बाद ये जो उदयपुर में हत्या हुई, इस तरह की कई घटनाएं हुई जिसको वो उस शिद्दत से हैंडल नहीं कर पाए जैसे एक सख्त चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए था। आज देश के सामने क्या है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोगों के सामने एक एग्जाम्पल अवेलेबल है योगी आदित्यनाथ का। कोई घटना होती है, योगी कैसे अटेंड करते हैं, तो एक नैरेटिव लोगों के सामने है। लोग कहते हैं अरे देखा, योगी होते तो ये कर देते। अब राजस्थान में योगी होते हैं, अरे बीजेपी होती तो ये कर देते। ये लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, देखते हैं, इनको समझना चाहिए। फिर जब उनको हटाने की बात आई, पार्टी हाईकमान उनको हटा करके सचिन को बनाना चाहते थे, कैसे उन्होंने खेल किया। वो राजनीति में खेल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के साथ ऐसा खेल नहीं कर सकते। तो ये बड़ा साफ था, ये दिखा रहा था, जो जिसको राइटिंग ऑन द वॉल कहते हैं, बड़ा क्लियर था कि राजस्थान की जनता उनके खिलाफ वोट देगी। सर, अब आता है वो सवाल जिसने तो सबको हमने स्टम्प्ड कर दिया आज सुबह सुबह, जो आपने किया, आप सबको स्टम्प। मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी गिर गए, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को लेके आपने कहा कि सरप्राइज आने वाला है, ये कैसे? ये तो सर किसी को मतलब समझ ही नहीं पाए, इतने बड़े बड़े लोग इसमें ढेर हो गए। ये बात सही है कि सारे एग्जिट पोल, सारे पोल, सारे सर्वे ये कहते थे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की विजय निश्चित है। कांग्रेस को भी लगता था छत्तीसगढ़ तो हम जीते हुए, अब बाकी 1-2 और स्टेट जीत लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, 3 जो राजस्थान जीत लें या तेलंगाना जीत लें। लेकिन अच्छा, बीजेपी ने भी ऐसा कोई लीडर प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने वहाँ अमित शाह के काम को देखा। उन्होंने किस तरह से बूथ वाइज मैनेजमेंट किया, किस तरह से उन्होंने आदिवासी वोटों पर जो पिछली बार एन ब्लॉक कांग्रेस को गए थे उन पर काम किया, और उसके लिए नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया।
नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ में गए, उन्होंने आदिवासियों की अपील की, गरीबों की अपील की और बताया, और जब उन्होंने ये सेंटेंस यूज़ किया ना कि ये मोदी की गारंटी है, इट वर्कड ऑन पीपल्स माइंड। और उनकी सभाओं में जो भीड़ थी, जो उत्साह था, वो देख करके मुझे लग गया था। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको लगता था मैं तो जीता हूँ, जब सब कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ तो मुझे भी लगता है मैं जीत जाऊँगा। और उनको ये नहीं मालूम पता चला कि मोदी ने कब उन्हें स्टम्प कर दिया, लेकिन ये दिखाई दे रहा था। सर, ये ओवरऑल जो इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को यूज़ किया। सर, क्या लगा कि जो मोदी जी का जो चेहरा है वो ज़्यादा वर्क किया रादर देन कि जो लोकल लीडर्स हैं? नहीं, किसी भी इलेक्शन में एक फैक्टर काम नहीं करता। जहाँ दो फैक्टर काम किए मध्य प्रदेश में, वहाँ लैंडस्लाइड है। जहाँ एक फैक्टर काम किया छत्तीसगढ़ में, वहाँ मोदी है, लैंडस्लाइड नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन मार्जिन कम है। यही बात राजस्थान में है। अगर राजस्थान में मोदी प्लस वसुंधरा राजे होते, लैंडस्लाइड होती जैसी मध्य प्रदेश में हुई है। अब छत्तीसगढ़ में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई लीडर नहीं है, रमन सिंह के अंदर वो करिश्मा नहीं है मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, इसलिए वहाँ सिर्फ मोदी के नाम पर काम हुआ। तो अकेला एक नाम काम नहीं करता है। हाँ, लोकसभा चुनाव होता है तो सिर्फ मोदी का नाम काम करता है, मोदी के नाम पर वोट देते हैं। पिछले चुनाव में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन इन तीनों राज्यों में मोदी के नाम पर लोकसभा में ज़बरदस्त वोट पड़ा था। तो ये फ़र्क है। अच्छा सर, अब तो बात आती है कि जीत हो रही है, क्योंकि लगभग यही रहने वाले टैली मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी किसको चूज़ कर रही है या क्या ध्यान में रख के चूज़ करेगी? आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आपको क्या लगता है? कोई नहीं कह सकता। देखो, जो फैसला नरेंद्र मोदी को लेना होता है उसके बारे में स्पेकुलेट करना, अटकलें लगाना मूर्खता है। वो अपने हिसाब से सोचते हैं, और वो क्या सोचते हैं ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। राजस्थान में कौन बनेगा, मध्य प्रदेश में शिवराज को रखेंगे या किसी और को लाएंगे, राजस्थान में क्या करेंगे, ये डिपेंड करेगा नरेंद्र मोदी की लोकसभा की रणनीति पर। उनके माइंड में ये नहीं है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और कौन अच्छा है कौन बुरा है। उनके दिमाग में आज ये होगा कि लोकसभा के चुनाव में कौन मेरे लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा, कौन है जो राजस्थान में मुझे 25 की 25 सीटें डिलीवर करेगा, कौन है जो मुझे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें डिलीवर करेगा, कौन है जो छत्तीसगढ़ में मुझे लोकसभा की सीटें डिलीवर करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। अब सर, जब हम बात करते हैं तीनों स्टेट्स की, अब हिंदी हार्टलैंड है सर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो हिंदी हार्टलैंड क्या अब पूरी तरह से आपको लगता है कि 2024 के लिए बीजेपी ने एक बड़ा नैरेटिव कर दिया, जिसका असर बाकी राज्य जैसे कि झारखंड हो गया या फिर बिहार, इनके लिए भी एक तरह से आगे इफेक्ट करेंगे? देखिए, मैं नहीं कहता कि ये जो चुनाव हैं इनको हम इंडिकेटर माने लोकसभा के चुनाव का। 2003 से लेके अब तक जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं वो कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होते आने वाले लोकसभा चुनाव का। ये चारों के स्टेट्स की हमेशा से यही हिस्ट्री रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो कांग्रेस है उसका मोराल डाउन होगा, क्योंकि वो जीत जाते तो उनका मोराल हाई होता, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा। उनके पास मोदी जैसा लीडर है जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए लोकसभा चुनाव जीतना आसान हो जाए। अब सर, तेलंगाना की बात करते हैं। अब तेलंगाना में भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन जबकि केसीआर जो है उन्होंने बहुत सारे सर फ्री बीज दिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको नकार दिया। सर, वहाँ पर क्या फैक्टर काम कर गया? क्योंकि साउथ की जो पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि मेन स्ट्रीम में होती नहीं है बात। दो चीज़ें, एक तो केसीआर का अहंकार, उनको लगता था मैं बहुत बड़ा लीडर हो गया, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल के बीआरएस कर दिया, वो अपने आप को नेशनल लीडर समझने लगे, और जो लोकल लीडरशिप अपने परिवार वालों के ऊपर छोड़ दी। दूसरा, ये सही है उन्होंने बहुत सारे काम किए किसान के लिए, सिंचाई के लिए, लेकिन एक इम्प्रेशन ये गया कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया, और जो मुसलमान हैं उनका वोट बीजेपी को तो जाता नहीं, तो वो एन ब्लॉक वोट पड़ा है कांग्रेस को, इसीलिए कांग्रेस वहाँ पर इस पोजीशन में। अब सर, वहाँ से एक ही व्यक्ति का नाम हमेशा आता है जिसकी हम लोग कई बार बात भी करते हैं, हमारे कई सारे कॉन्क्लेव में भी आते हैं, ओवैसी के लिए सर ये चुनाव क्या, मतलब उनके लिए आप क्या कैसे देखते हैं फॉर इस फ्यूचर पॉलिटिक्स? देखिए, ओवैसी की जिम्मेदारी क्या थी? मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाने से रोकें और मुस्लिम वोट टीआरएस के पास आए, केसीआर के पास आए। वो करने में वो ज़्यादातर एरियाज़ में नाकाम रहे। हैदराबाद उसके आसपास के एरियाज़ में ज़रूर मुस्लिम वोट मिला है,
टीआरएस को, लेकिन बाकी जगह नाकाम रहे। कांग्रेस की जीत केसीआर से ज़्यादा ओवैसी की हार है। अब कांग्रेस का आपने जिक्र किया, तो कांग्रेस में सर क्या लगता है कि कहाँ उनसे चूक हो गई? आपको लगता है चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, जहाँ आपको लगता है कि कर सकते थे लेकिन किया नहीं उन लोगों ने? देखिए, कांग्रेस की जो स्थानीय लीडरशिप है, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, वो इफ़ेक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम है इसकी नेशनल लीडरशिप। जिस पार्टी में राहुल गांधी जैसा लीडर हो, जिसकी सुई पिछले 9.5 साल से अडानी पर अटकी हो, वो कैसे कुछ कर सकते हैं? उनकी भाषा, मैंने बीजेपी के गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकाल दी है, हम चारों स्टेट जीतने वाले हैं, हम मोदी को ख़त्म कर देंगे, इस तरह का अहंकार, इस तरह की भाषा। और वो बार बार बोलते, 2018 में भी ये बोलते थे, तब कहते चौकीदार चोर है, अब कहते हैं पनौती है। क्रिकेट मैच में इंडियन टीम की हार के बाद प्रधानमंत्री को पनौती कहना, ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? लोग सब समझते हैं ये क्यों कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को जितनी गाली देंगे, नरेंद्र मोदी का जितना ये अपमान करेंगे, उतना उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि पब्लिक इससे नाराज़ होती है। एक आदमी इस देश का सबसे लोकप्रिय लीडर है, 2 बार देश की जनता ने उनको 300 सीटें देकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप अगर उनका अपमान करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता उनको पसंद करेगी। देश की जनता देख रही है कि वर्ल्ड में लीडर्स उनको सम्मान दे रहे हैं। ट्रम्प भी देते थे और बाइडेन भी दे रहे हैं, पुतिन भी दे रहे हैं, शी जिनपिंग भी दे रहे हैं। तो और पूरी दुनिया में हमारे जो 3 करोड़ भारतीय रहते हैं, वो बार बार अपने देश के लोगों से कहते हैं, आज हम अपना सीना चौड़ा करके घूमते हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। जिस आदमी ने ये नैरेटिव क्रिएट किया हो, उसको गाली देने से नुकसान ही होगा। ये जब तक कांग्रेस नहीं समझेगी तब तक रास्ता नहीं निकलेगा। सर आपका वक्त मैं ले रहा हूँ, मुझे पता बहुत बिजी है, लेकिन क्या करूँ, लालच है से सवाल और भी। सर, इंडिया अलायंस, इस जो पूरे इलेक्शंस हुए, इसके बाद आप इंडिया अलायंस का भविष्य क्या देखते हैं? मुझे लगता है इसके थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा, लीडर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके 2 ही तरीके इलेक्शंस होते हैं। एक तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, तो क्या सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और दूसरा ये कि क्या लोगों को लगता है कि अब हम एक नई लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो अलायंस के लोग हैं, ये इसलिए इकट्ठा है, सारे विरोधी दल, उसकी एक ही वजह है, ज़्यादातर लोगों के ऊपर या उनके रिश्तेदारों के ऊपर या उनके दोस्तों के ऊपर ईडी और सीबीआई के केसेस हैं। वो एक फेविकॉल है जिसने इनको जोड़ा हुआ है। ये डर है जिसकी वजह से वो इकट्ठे हैं। इसके पीछे कोई आपसी समझदारी, आपसी भाईचारा, देश की एकता, देश का कल्याण, ये इशू नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सवाल और भी थे लेकिन आपको जाने देना पड़ेगा। लेकिन सर आपने जो प्रिडिक्शन किया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 100% एक्यूरेसी पहली बार अपने आंखों के सामने देखा, और ये जो 40 साल का जो सर निचोड़ है आज हमको देखने को मिल गया। उम्मीद है सर आप हमेशा ऐसे बातें करते रहेंगे और हमारे साथ जो दर्शक हैं उनको आप जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो देते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।